नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज का बड़ा सवाल और आज का मुद्दा आपके सामने रखते हैं। सवाल ये कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या खाड़ी की लहरों में उठ रहा तनाव तीसरे विश्व युद्ध का संकेत बन सकता है? आज की सबसे बड़ी खबर, मध्य पूर्व से उठती वो चिंगारी जो कभी भी भयंकर आग में बदल सकती है। बात डोनाल्ड ट्रंप की कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का सीधा और सख्त संदेश, और ईरान ने अमेरिकी जहाजों को छुआ तो उसे धरती के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ बयान नहीं है, एक चेतावनी है, एक वार्निंग है, एक ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी है। हॉर्मूज स्ट्रेट दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइफलाइन माना जाता है। अब तनाव का केंद्र यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यानी कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य बना हुआ है। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम और ईरान का इस पर पलटवार। प्रोजेक्ट डेडलॉक बन चुका है क्या? और सवाल ये कि क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है या फिर बंदूकें बोलने की तैयारी हो चुकी है? ईरान कहता है अभी हमने शुरुआत भी नहीं की है, और अमेरिका दावा करता है कि ईरानी बोट्स को निशाना बनाया जा चुका है। तो क्या अब टकराव तय है? क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर आगे बढ़ रही है? और अगर अमेरिका और ईरान आमने सामने अब दोबारा आए तो क्या इसमें बाकी ताकतें भी कूदेंगी? इस टकराव की गूंज सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रही। दुनिया के बड़े बड़े देश हालात पर नजर गड़ाए हुए हैं। तेल की कीमतों में उबाल आ सकता है, ग्लोबल बाजार में बड़ी हलचल आ सकती है, हलचल इनफैक्ट तेज हो सकती है। तो उसका असर हर देश, हर घर तक पहुंच भी सकता है। तो क्या रूस और चीन जैसे ताकतवर देश भी इस समीकरण में शामिल होंगे? क्या पश्चिम एशिया फिर से जंग का मैदान बनने जा रहा है? और क्या दुनिया एक ऐसे संघर्ष की ओर आगे बढ़ रही है जिसका अंजाम कोई नहीं जानता, जिस विध्वंस की बात और उसकी इंटेंसिटी को लेकर कोई तस्वीर नहीं रख सकता? लेकिन जल्दी से आपके सामने कुछ डिटेल्स अब रख देते हैं और आपको बताते हैं कि इजराइल और साथ ही साथ यूएई की ये दोस्ती, ये दोस्ताना रवैया कैसे मुश्किलें खड़ी कर रहा है और कैसे पेच फंसा रहा है। जानिए, इजराइल ने पहली बार विदेश में तैनात आयरन डोम किया है। अब ये पहली दफा हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री। यूएई में तैनात आयरन डोम मिसाइल डिफेंस बैटरी पर चल रहे हैं। साथ ही आपको बता दें, आयरन डोम के साथ ही सैनिकों की भी यूएई में तैनाती कर दी गई है। ये वही आयरन डोम है जो कि एक प्लस पॉइंट हमेशा से इजराइल का रहा है। अब ये यूएई के लिए रहना, ये तस्वीर कितनी दिलचस्प है। इजराइल ने यूएई में तैनात किया लेजर बेस्ड आयरन बीम सिस्टम। इसके अलावा करीब 20 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने में सक्षम माना जाता है। अब साथ ही छोटे रॉकेट्स हो या ड्रोन्स हो, इनको हवा में ही नष्ट करने का भी मादा रखता है। साथ ही इसके अलावा जंग में सबसे अहम कड़ी और सबसे ज्यादा डिप्लोमेटिक फेज डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बन रही है, क्योंकि वो कहा जा रहा है घर के भीतर भी गिरे, घर के बाहर तो फंसे ही हैं, और इसी वजह से ट्रैप में फंसते हुए बताया जा रहा है। जंग में डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से फंसे, जल्दी से उसको लेकर डिटेल्स आपके सामने रखते हैं, क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी इसमें जुड़ती जा रही है। ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि लगातार ऑयल प्राइस जो है वो एस्केलेट हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से रीढ़ जो है वो टूट रही है कई देशों की। दुनिया की तेल सप्लाई पूरी तरीके से इफेक्ट हो रही है। और साथ ही आपको बता देते हैं, तेल की कीमतों को लेकर जो जानकारी मिल रही है, ये कीमतें बढ़ने के साथ अमेरिका में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। सिर्फ और सिर्फ बाकी देश नहीं, सुपर पावर अमेरिका खुद इससे ग्रस्त है। और अमेरिका के साथ साथ अमेरिका में तेल की कीमत जो है वो $4 प्रति गैलन के पार पहुंच चुकी है। यानी कि आप अंदाजा जरा लगाइएगा और समझिएगा कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव पर ये डिप्लोमेसी या कूटनीति आगे चलकर किस तरीके से घातक साबित हो सकती है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में नवंबर में ही मिड टर्म चुनाव होने हैं। लीजिए रही सही कसर, मिड टर्म चुनाव पूरे कर देंगे।
जो अभी रेटिंग डोनाल्ड ट्रंप की है उसमें लगातार गिरावट है। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और अमेरिकियों को किसी जंग से, किसी युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें मतलब है रोजगार से, मतलब है महंगाई से, मतलब है अपनी मूलभूत सुविधाओं से। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिरकर 34% तक पहुंच चुकी है। साथ ही तेल की कीमतें बढ़ी हैं। इसका नतीजा ईरान के हॉर्मूज पर शिकंजे से कई देशों में हाहाकार भी इस वक्त मचता हुआ बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर इस बीच दर्शकों आपके लिए बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की ईरान को सीधे सीधे धमकी सामने आ रही है। ट्रंप सरकार के संकल्प की परीक्षा ईरान बिल्कुल ना ले। अगर ये धैर्य की परीक्षा ईरान लेता है तो ये ईरान के लिए सबसे बड़ी गलती होगी। बातचीत की मेज पर आना ही होगा। अभी आ जाइए बेहतर है, नहीं आएंगे तो आगे आपके लिए बहुत घातक साबित होगा और ये सीधे ईरान को हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी। ये मार्को रूबियो की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है और इसके जरिए सीधे क्लियर मैसेज कि आप अपने देशवासियों को, ईरानियों को समस्या में डाल रहे हैं, परेशानी में डाल रहे हैं। ये समस्या आपने खुद अपने लिए ओरिएंट की है। अब अगर तस्वीर देखी जाए, दिखाई जाए और समझाई जाए और अमेरिकी विदेश मंत्री जो कह रहे हैं उसकी इंटेंसिटी समझे तो ये सीधे तौर पर क्लियर किया जाता है, जिसमें मार्को रूबियो ये मैसेजिंग देना चाहते हैं कि ईरान जो कर रहा है वो बहुत बड़ा और खतरनाक खेल है। एक बड़ी खबर इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान सामने आया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का जो ये बयान है इसमें समझौते का रास्ता जो है इसको लेकर जिक्र किया जा रहा है। अमेरिका शांति और समझौते का रास्ता चाहता है, कोई टकराव नहीं चाहता। हम नए टकराव के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हॉर्मूज तनाव के बीच अमेरिका का बड़ा स्टेटमेंट इस वक्त, और ये स्टेटमेंट जिसमें मार्को रूबियो क्लियर कर रहे हैं कि अमेरिका इस पक्ष में है ही नहीं। जल्दी से सुनवा देते हैं मार्को रूबियो ने क्या कहा है। But I think you're linking it. The operation is over. Epic Fury, as the president notified Congress, we're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. As far as a negotiation is concerned. तो नेगोशिएशंस की बात हो रही है, इसमें कॉम्प्रोमाइजल स्टेट की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है कि कैसे अलग अलग यहाँ पर जो पक्ष रखे जा रहे हैं वो कारगर काम कैसे कर सकते हैं। और अब अमेरिका अपने पचड़े में फंसते हुए इस तरीके से अब इस कगार पर आ गया है, इस मोड़ पर आ गया है कि उसे जंग से खुद को बचाने के लिए हार वो पैतरा आजमाना पड़ रहा है। करेंगे इसी पर बड़ी चर्चा कि आखिर ये पैतरेबाजी डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की किस तरीके से मुश्किल आगे खड़ी कर सकती है। तारुफ करवा दूं अपने मेहमानों का जो मेरे साथ इस वक्त कनेक्ट है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान सर और साथ ही साथ DK गुप्ता सर हमारे साथ विदेश मामलों की जानकार कनेक्ट है। सबसे पहला प्रश्न यूके देवनाथ सर आपसे, अभी इजराइल हो, UAE हो या दोस्ताना जो रवैया दिखाया जा रहा हो, अमेरिका हो, अलग अलग तिगड़ी है, लेकिन इस बीच सबसे इंपॉर्टेंट जो कड़ी है वो है इकोनॉमी, वो है आपके इलेक्शंस, वो है आपकी आंतरिक राजनीति, वो है आपकी डिप्लोमेसी। अभी डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो सब कुछ बहुत बड़े स्टेक पर है। एक ही कामयाबी है, अयातुल्लाह अली खामेनेई एलिमिनेट हो चुके हैं। जी हाँ रितु जी, अभी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा टेंशन है डोनाल्ड ट्रंप जो जा रहे हैं चीन 14 और 15 मई को। जब वो शी जिनपिंग से मिलेंगे तो माहौल थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि शी जिनपिंग को वो रिझा सकें। इसीलिए आप देखिए मार्को रूबियो अब बयान दे रहे हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का वह समापन कर रहे हैं, यानी जो आक्रामक रुख है वो कम कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान वो चाहते तो ईरान पर और ज्यादा बमबारी जारी रख सकते थे, लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप अब चीन जाकर सक्सेसफुल विजिट करके वापस नहीं आते तब तक अमेरिका अपने को थोड़े से कंट्रोल में रखना चाहता है। चीन डोनाल्ड ट्रंप का जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि जब अमेरिका फंसा हुआ है यूक्रेन में, गजा में फंसा हुआ है और अब ईरान में फंसा हुआ है, ऐसी हालत में चीन पीछे से कोई कार्रवाई ताइवान पर ना कर दे तो डोनाल्ड ट्रंप जब मिलेंगे शी जिनपिंग पे तो वो शी जिनपिंग से ये आशा कर रहे हैं कि कुछ भरोसा मिलेगा कि शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में अमेरिका के पीठ पीछे
जब अमेरिका यूक्रेन में, गजा में या ईरान में व्यस्त है, वहां चीन कोई कार्रवाई नहीं करेगा ताइवान पर। दूसरी बात है, अमेरिका बहुत परेशान है कि पिछले 20 साल में, पिछले 10 साल में दुनिया भर में जितने रेयर अर्थ मटेरियल हैं, सब पर आस्ते आस्ते चीन ने कंट्रोल कर लिया है। चीन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए हैं एशिया में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, और तो और यूरोप के देशों में भी, कि वहां पे जितना रेयर अर्थ मिनरल है उनकी खनिज संपदा को चीन एक्सप्लॉइट करेगा, चीन ही खोदेगा, चीन ही बेचेगा। तो अब अमेरिका जानता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स पे कंट्रोल अमेरिका को भी चाहिए, ये भविष्य का खजाना है। तो वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग थोड़े अच्छे मूड में हो, इसलिए वो आस्ते आस्ते ईरान में फिलहाल अगले एक हफ्ते तक, कम से कम 14 और 15 मई तक शांति की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं। जी रितु जी। बिल्कुल यूके देवराज सर, और इसके साथ साथ सबसे बड़ा प्रश्न उस बयानबाजी को लेकर के भी बन जाता है, जो बयानबाजी अभी की जा रही है टू एंड फ्रो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हो, बास राक्षी की तरफ से हो, यूएई की तरफ से हो, या बेंजामिन नेतन्याहू जो कि भी साइलेंट तौर पर अभी अपना अप्रोच रख रहे हैं बेटर के लिए, लेकिन वो बेटर होगा क्या? दीवान सर, ये कह देना कि अभी ये जलजला है और इस जलजला में खाड़ी जल रहा है, लेकिन अगर यही आगे तस्वीर ईरान दिखाता रहा तो नक्शे से मिटा दिया जाएगा, या अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट किया तो नक्शे से ईरान को पूरे की तरीके से हटा दिया जाएगा। ये बयानबाजी सर, ये कहाँ से आपको लगता है कि पीस टॉक के बीच में हो रहा हो? देखिए, ये तो प्रेशर बिल्डअप करने का तरीका है। अमेरिका क्या उड़ाएगा? आज तक तो उड़ा नहीं पाया है। इन कस्में, वादे, प्यार, वफा, सब बातें हैं, बातों का क्या मतलब है? कुछ नहीं है। और अमेरिका कह दे उड़ा देगा तो वो भगवान तो है नहीं कि उड़ा सकता है, और ना उड़ा आज तक तो वो ईरान उनको पूरा पूरे दम से उनको रेजिस्टेंस दे रहा है। और जब ईरान ने तो बड़ा भारी इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे तो खतरा था कि चीज बढ़ जाए। और मतलब ये जो फ्रीडम जो हुआ है, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो हुआ है, इसका नाम ऑप्स फ्रीडम नहीं है, प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑप्स। तो वो मतलब ताकि बताने के लिए अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, सेनेट को, भाई ये तो ऑपरेशन नहीं है, मिलिट्री ऑपरेशन नहीं है, ये तो प्रोजेक्ट है। एनीवे वो सेपरेट चीज है। तो ये किया है, तो उसमें तो शुरू क्यों किया है अमेरिका ने काम? बड़ी हिम्मत की ईरान ने, शिप्स उड़ा दिए उन्होंने, और कई लोग मर गए। मतलब बड़ी सैड बात है, वॉर में लड़ जाना, मर जाना, बड़ी मौत तो मौत है, पर उन्होंने किया है और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। अब अमेरिका कह रहा है नहीं नहीं सब ठीक ठाक है, चल रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो ये तो अमेरिका की नाक और से और गिरती जा रही है। तो अमेरिका कहाँ उड़ा सकता है? उड़ा सकता था, ऐसा नहीं हो पाता था। और मतलब ये, पर मुझे तो ये लगता है ईरान इतना अग्रेसिव कैसे बन रहा है? कुछ सीक्रेट वेपन उनको मिल गया है, नंबर वन, जहां उनको सीक्रेट असिस्टेंस का नॉर्थ कोरिया नहीं, से पर या जो भी है। डोनाल्ड ट्रंप जब भी ट्रूथ सोशल पर उनका पोस्ट देखे तो उस पर जो पोस्ट सामने आता है जिसमें उनका पक्ष ये होता है कि आई हैव ऑल द कार्ड्स, मुझे कब कौन सी चाल चलनी है मैं चल सकता हूँ। एंड ये पोर्ट्रे करना, इसके साथ साथ ये दिखाना, अभी रिसेंट आप पोस्ट देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो कह रहे हैं कि निगोशिएशंस का ही रास्ता ईरान के पास बचता है, इसके अलावा आपके पास कोई चारा रहा नहीं है अभी। ये कौन सी स्ट्रेटेजी है सर? कोई, मैं रितु जी, मेरी समझ में हर लड़ाई में डींग हाँकना और बड़ी बड़ी चीजें क्लेम करना बिफोर द एक्शन और आफ्टर द एक्शन। सिंदूर हो गया, पाकिस्तान ने उड़ा दिया इंडिया को आफ्टरवर्ड्स, बिफोर भी अरे हम तो टाइगर हैं, ये ईरान तो हट मर जाएगा, इसको ये प्रेशर टैक्टिक्स है। वो तो रावण ने भी राम के बारे में क्या किया था, ममदूद ने बोला मत लड़ो, नहीं नहीं क्या वन जंगल में मारा फिर रहा है राम, इसको मैं एक दिन में उड़ा दूंगा। तो ये कुछ है नहीं, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। वो बातें करते रहे, ऑन दी ग्राउंड इतनी फोर्स ले आए, ट्रिपोली ले आए, सब किया, अब कहते हैं सीज फायर, कुछ नहीं। फ्रीडम ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम तो बढ़िया चल रहा है। कल भी आपने बताया ईरान कितना प्यारा बच्चा है, यूए पे मारा, कुछ नहीं मारा, कुछ हुआ नहीं। वो सब क्यों? दबाव में है, अमेरिका दबाव में, भारी दबाव में है। कुछ खुशी की बात है कि दोनों पार्टियां चाहती है सीज फायर हो, पर अभी ईरान ने फिर दिखा दिया पलड़ा उनका भारी है। पर उनके पल्ले के भारी की बात है नहीं, सफर तो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, कल भी मैंने ये बात कही थी, इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हो तो इन्वॉल्व कौन है, स्टेक होल्डर्स कौन है? इंडिया और पाकिस्तान, इसमें पूरी दुनिया है। जब तक इसमें कोई वो पंचों वाली बात, सरपंच पंच वाली बात नहीं होगी, ये कुछ होगा नहीं।
नहीं नहीं, मैं ये तो तो समझ- बहुत दिलचस्प कड़ी है सर। दीवान सर, आपने कहा कि दोनों स्टेक होल्डर्स और डिसीजन भी दोनों का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मैटर करता है, लेकिन इस पूरी जंग में हम देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान वाला सीन बिल्कुल नहीं है सर। ये सीन है जिसमें महाशक्तियों का जुटान शुरू हो चुका है, जहां पर हर एक प्रतिद्वंदी दूसरे को या दुश्मन को इस पर्सपेक्टिव पर आंक रहा है और भांप रहा है कि कैसे उसे दबाया जाए, कैसे उसकी जो साइकोलॉजिकल तौर पर उसके मस्तिष्क में या उसके दिमाग पर एक ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि वो पहले ही गिव अप करे। अब एक सवाल डीके गुप्ता जी से मेरा, इसे अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन, यूएन, इसके अलावा संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मौजूद हैं, वहां पर इस बात की चर्चा नहीं हो रही है क्या डोनाल्ड ट्रंप माय वे हाई वे, जहां मन चाहे वहां पर डोनाल्ड ट्रंप अपना रवैया अपनाते हैं। अब इधर प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर कल तक बात हो रही थी, देर शाम ऐसा क्या बिगड़ गया सर? जी ऋतु सिंह, सभी लोग को नमस्कार। और देखिए, अगर इस सबसे बड़ा जो आयरोनी है, दुर्भाग्यपूर्ण अगर बात है दुनिया में इस समय, तो पूरे दुनिया में इस समय कोई पुलिस नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ये केवल अमेरिका के बारे में नहीं है, अगर आप देखेंगे तो ईरान के बारे में भी यही चीज है। अगर आप देखेंगे तो चाइना भी यहाँ साउथ ईस्ट चाइना सी और कभी भी ताइवान पे, कभी जापान को धमकी देता रहता है, उधर नॉर्थ कोरिया देता रहता है। जिसकी जितनी औकात है वो अपने औकात के लेवल पे वो काम करता है। अमेरिका की इसमें जरा ज्यादा औकात है तो ज्यादा लेवल पे वो कर रहा है। और यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे आज ब्रिक्स हो, चाहे एससीओ हो, मैं कई बार चैनल पे बताया हूं कि इन्होंने फॉर्मली अमेरिका को कंडेम नहीं किया है। सोचने की बात है, अमेरिका को कंडेम नहीं किया है, चाहे जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, या कोई भी देश हो, इवन जीसीसी के देश, मुस्लिम देश बहुत सारे। अभी पाकिस्तान का देख लीजिए, नोबेल प्राइज के लिए प्रस्ताव दे रहा था अमेरिका के राष्ट्रपति को, क्या आज तक कंडेम किया क्या? तो जिस देश में जब पुलिस नहीं है, चाहे विश्व स्तर पर अगर पुलिस नहीं है, यूनाइटेड नेशंस जो है, केवल इसमें दुनिया में आप रेजिलियंट तभी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, जब आपके पास पैसा होगा। हम लोग कव्वाली सुना करते थे बचपन में, पैसा बोलता है। पैसा अगर नहीं बोलता तो जापान एक छोटा देश है, हमारे कंट्री के एक जिले के बराबर है, और दुनिया का चौथा पांचवा बड़ी इकोनॉमी था, और वो डिप्लोमेटिक ढंग से भी कंट्रोल करता है बहुत सारे छोटे छोटे देशों। तो यहां पे भी तब तक एक लाइन शिफ्ट नहीं होगा जब तक कि कोई दुनिया में देश अमेरिका से कम से कम $2 या $3 में अगर उसकी इकोनॉमी ने, जैसे भी 20 बिलियन डॉलर जो है, ट्रिलियन डॉलर अभी अमेरिका चाइना की है, अमेरिका की 30 की है, भारत की भी 4-5 है, जर्मनी की 4-5 की बार अब ये अंतर कितना बड़ा है? तो ये तीसरी तो है जो डोनाल्ड ट्रंप को बिफरा रही है, और बार बार ये नौबत खड़ी कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि वो इस तरीके की बयानबाजी को हवा दें। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ कनेक्ट हो गए हैं, बहुत स्वागत आपका भी। सवाल आपसे मेरा ये कि यहाँ पर हथियारों का खेल हमने देख लिया, ऑयल डिप्लोमेसी हमने देख ली, लेकिन ये ट्रंप की डिप्लोमेसी को डिकोड करना थोड़ा सा मुश्किल समझ आ रहा है, क्योंकि कभी डोनाल्ड ट्रंप के आप बयानों को देख लीजिए, कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वॉर खत्म हो गई है, कभी कहते हैं कि वी आर इन प्रोग्रेस, कभी कहते हैं वी विल ब्लो अवे ईरान, कभी कहते हैं कि बड़ी कार्रवाई करेंगे, और अगर हमारे की जहाज़ों को टारगेट किया तो छोड़ेंगे नहीं, नक्शे से मिटा देंगे। अब ये बदलते स्टेटमेंट्स क्या ये कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगी? ऋतु जी, बड़ा सवाल रहेंगे और छुपे जोत रहे, कभी ये शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, आपकी आवाज यहाँ तक थोड़ी पहुँच नहीं पा रही है ठीक से। वापस से आपका रुक करूँगी। यूके देवनाथ सर, ये प्रश्न आपसे ही रख देती हूँ, ये चेंज इन स्टेटमेंट्स, ये डिप्लोमेटिकली, स्ट्रेटेजिकली या साइकोलॉजिकली भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रही है इस वॉरफेयर में? रितु जी, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं। एक शब्द है बम्बास्टिक स्टेटमेंट देते हैं, धमाकेदार स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो भी परिपक्व राजनीतिज्ञ होते हैं, परिपक्व कूटनीतिक होते हैं, वह कभी भी युद्ध के दौरान इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देते हैं जिससे कि मामला और बिगड़ जाए। जिस तरह से देखिए, अब उन्होंने ऑपरेशन
एपिक फ्यूरी को रोकने के लिए थोड़ा बाध्य हो गए, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस में शायद उनको सफलता नहीं मिल रही थी। एपिक फ्यूरी समझिए अब वो पृष्ठभूमि में चला गया है। फिर उन्होंने कहा कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलने की कोशिश करेंगे। बड़ी चतुराई से उन्होंने इसका नाम दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम। तो फौज में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लीगल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम बोलते हैं कि ऑपरेशन फ्रीडम अगर नाम दिया जाता है उसका मतलब है युद्ध। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चतुराई से इसका नाम दे दिया प्रोजेक्ट फ्रीडम, कि इस प्रोजेक्ट के तहत हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से शिप्स को निकालने की कोशिश करेंगे। और 48 घंटे से 24 घंटे में उन्होंने कोशिश की, लेकिन देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। ईरान ने जब अपनी जमीन से बंदर अब्बास की तरफ से जब एंटी शिप मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे, तो उसमें कई जहाज हताहत हुए। फ्रांस के तो पूरे कार्गो शिप में बुरी तरह से आग लग गई। तो इसके बाद अमेरिका ने ताबड़तोड़ में इस सो कॉल्ड प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल होल्ड पे डाल दिया है महज 48 घंटे के अंदर। ये दिखा रहा है कि अमेरिका की नेवी जो टोटली पूरी तरह से बैकफुट पर है। दुनिया भर के जितने शिपिंग कंपनियां हैं उन्होंने सोचा था चलो अमेरिका की नेवी हमें निकाल लेगी, लेकिन फ्रांस के कार्गो शिप में इतनी बुरी तरह आग लगने के बाद अब दुनिया भर के शिपिंग जो कंपनियां हैं उनके मालिकों ने अपने अपने शिप्स के कैप्टन को फोन करके कह दिया है, अरे भाई वहीं पे रहो, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्रॉस करने की कोशिश मत करो। अमेरिका तुम्हें भरोसा देगा कि वो सेफली तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्रॉस करा देगा। अमेरिका के भरोसे पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज क्रॉस करने की कोशिश मत करो। और तो और पिछले 48 घंटे, 24 घंटे और 12 घंटे में अब जो क्या होता है, जहाजों को हर बार इंश्योरेंस कराना पड़ता है हर वॉयज के पहले, कि कहां से किस पोर्ट जा रहा है, वो रूट कैसा है, सेफ है नहीं है, क्या वहां सोमाली पायरेट्स हैं, क्या वहां पर ईरान ने कोई बंदिश लगाई हुई है, और कार्गो क्या है, कार्गो क्या ज्वलनशील है। दुनिया भर के जितने ये इंश्योरेंस कंपनी करने वाली कंपनियां, या न्यूयॉर्क में इन्होंने इंश्योरेंस देना बंद कर दिया। और तो और लॉयर्स ऑफ लंदन जो है उन्होंने, जो अभी तस्वीर है, एक तरह से देखा जाए अमेरिका बनाम ईरान, इस जंग में अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग धड़े हैं, और इसमें ये बयानबाजी जो है बहुत क्रूशल रोल प्ले करती है, जिसमें आप दिशा और दशा तय कर सकते हैं कि आखिर ये स्थिति जाती किस तरफ है। एक बड़ी खबर, उसके बाद दीवान सर का एक बार रुक करेंगे। बड़ी जानकारी है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है, और राष्ट्रपति ट्रंप ने कल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की थी। पाक की गुजारिश पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोका है। नाकेबंदी पूरी तरह से लागू रहेगी। हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही से प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। अब दीवान सर मुझे बताइएगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, वो तो मैं फिर भी चलिए मान लेते हैं कि सक्सेसफुल रहा। आपने पहले ही हमले में सर्वोच्च नेता को एलिमिनेट कर दिया, वहाँ तक ठीक है। अब अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम आप एक्टिव करते हैं, बाकायदे वॉर रूम में जाकर आप इसकी ब्रीफिंग लेते हैं, और उसके बाद बाहर निकलकर ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम समवेयर आप ये कह देते हैं कि पाकिस्तान हैज कन्विंस्ड अस, तो हम इसे रोक रहे हैं। सर ये थोड़ा सा ना अटपटा ही नहीं, मुझे इसमें भी कुछ दाल में काला लग रहा है। कुछ ऐसा तो नहीं खेल हो गया? नहीं, क्या दाल में काला रितु जी आपकी समझ में? पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका अपना इतना बड़ा प्रोजेक्ट रोके। वो तो अरे उनको खत्म करना था तो अंकल बना दिया पाकिस्तान को। वो तो ये भी कह सकते थे रितु जी का फोन आया था हमने बंद कर दिया। कोई बातों का औचित्य नहीं है। मैं तो समझता हूँ, आपने भी कहा कि जो नैरेटिव है, जो बातें हैं, उनसे वॉर का डायरेक्शन चेंज होता है, दिशा और दशा आपने बोला। क्षमा करें, ये बातों का कोई औचित्य नहीं है। ऑन द ग्राउंड आप क्या कर रहे हैं और क्या अचीव किया है। और क्षमा करें एक और चीज, फ्यूरी में क्या अचीव किया उन्होंने? फ्यूरी के लिए तो फ्यूरी में ये अचीव किया कि और हॉर्मुज बंद करा दी, जिसके बदले इतना असला लाना पड़ा। हॉर्मुज में क्या, फ्यूरी में क्या अचीव किया? 6,000 आदमी मार दिए, ठीक है। $25 बिलियन खर्च कर दिया आपने। आपकी पगड़ी उतर चुकी है। ना तो रजीम चेंज कर पाए, ना आप हॉर्मुज और फंसा दिया आपने बीच में। और आपको पूछा है, जो सेनेट ने पूछा है 60 डेज वाला जो होता है AUMF, ऑथराइजेशन ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स, जो US कॉन्स्टिट्यूशन में है, पूछा है पीटर से हेक्सत नहीं को। तो ट्रम्प कार्ड की बात होती थी ना दीवान से, ट्रम्प कार्ड को लेकर जिक्र होता था कि डोनाल्ड ट्रम्प और ट्रम्प कार्ड सबसे ज्यादा काम करता है। लेकिन ईरान के पास ऐसा कौन सा खामेनी या कौन सा कार्ड है जो अभी तक चल रहा है और वो
डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं उससे भेद पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, सीधी सी बात है। उनका जज्बा नंबर 1, नंबर 2 उनका टेरेन, वो टेरेन उनको अभेद है, वो अभेद नहीं, अभेद टेरेन है। पहाड़ियां, कोस्टल बैटरीज और हॉर्मोन्स पे कंट्रोल और जज्बा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे, हम जितनी भी। और जो उनके मिसाइल्स, ये है ट्रम्प कार्ड मिसाइल्स, जो मिसाइल्स। अब और बता दूं आपको बात, कल मैं रिसर्च किया, पढ़ा इसको। ये जो फ्यूरी के अंदर जो लॉन्चिंग पैड्स वगैरह जो ईरान के डिमोलिश हुए हैं, वो तो जैसे फिल्म, मैं रहता हूँ गोरेगांव में, फिल्म सिटी में रोड में, फिल्म सिटी रोड में, तो सेट बने होते हैं ना, वो ईरान ने सेट बनाए हुए हैं, उनको डिमोलिश किया है। एक्चुअल जो चीजें हैं, तो फिर ये कहते हैं हम लोग ये कह सकते हैं क्या फिर, हम अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से भारत में बैठे इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि अभी डोनाल्ड ट्रंप जाकर के सीक्रेट रूम में या वॉर रूम में जाकर मार्को रूबियो से डिस्कस कर रहे होंगे कि शायद गलती फंस गए, बिल्कुल, या पीट हेग्सेट से 100% फंस गए, तो फंसे नजर आ रहे हैं हर तरीके से। ना तो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, महंगाई वहां बढ़ गई, अपोजिशन उनके अगेंस्ट बढ़ गई, $25 बिलियन डाउन हुए। डाउन होना मामूली बात नहीं। टोमाहॉक मिसाइल और पैट्रियट मिसाइल का जखीरा है, वो 50-60% डाउन हो गया है। और कोई वॉर, इंडिया में भी देखिए, एक चीज होती है वॉर रिजर्व, मतलब सडनली कुछ हो जाए तुम्हारे पास होना चाहिए असला। बिल्कुल कपड़े उतर गए उनके कई चीजों में मानने में। उनको सपोर्ट भी न माया मिली न राम, ना तो ऑन द ग्राउंड को अचीव कर पाए। एक तरफ तो असलहों की कमी है, टोमाहॉक तो लगभग वो कहा जा रहा है एकदम फिनिश होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, एंड स्टिल अब ऑन दूसरे फेज में हम देखेंगे तो ईरान को तो मदद मिल रही है, चीन भी दे रहा है, रूस भी दे रहा है, दबा के दे रहा है। अब ये डी गुप्ता सर से सवाल पूछूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान से डील पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, जिसमें वो कहते हुए नजर आए ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान को बातचीत की मेज पर आना ही होगा, ईरान की हालत ठीक नहीं है और इस वक्त ईरान गिड़गिड़ा रहा है बातचीत करने के लिए। डीके गुप्ता सर, उनकी बयानों से, अब्बास अरागची के स्टेटमेंट से, IRGC की कॉल से, उस मीटिंग से जो कि वो पुतिन के साथ करके आए हैं, मुझे ऐसा लगता तो नहीं है कि IRGC या ईरान अभी फिलहाल इस स्टेट में है कि वो गिड़गिड़ा रहे हो कि बातचीत कर लीजिए। फिर ये ट्रंप कहां से ले आते हैं? देखिए रितु जी, अगर हम रोज की बातों को ध्यान न दें, लेकिन अगर हम जनरल बातें अगर ध्यान दें, तो उन्होंने बोला कि 6 से, देखिए वो एक टारगेट से, एक सिस्टम से काम कर रहे हैं, वो मागा के हिसाब से काम कर रहे हैं, हमारे आपके वर्ल्ड मीडिया और या ईरान के सेंटिमेंट से काम नहीं कर रहे हैं। ओके। मागा में 4 या 3 पॉइंट बहुत क्लियर हैं। उसमें एक चीज बहुत क्लियर है कि मागा में सबसे पहला पॉइंट जो था इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन में था कि टैरिफ लगाऊंगा दुनिया भर में, जो मैं कभी नहीं लगाता था। उन्होंने लगा के कम से कम $300-400 बिलियन कमाया, बिना एक मैन पावर इंप्लॉय किए, बिना एक फैक्ट्री लगाए, दूसरे देशों के किट्टी से अपने किट्टी में लाकर पैसा रख दिया। उसी से $30-40 बिलियन उन्होंने ईरान का युद्ध लड़ लिया। ईरान का लॉस कितना हुआ है, जो कि AI, गूगल और जो रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूं कि 175 टू लगभग $270 बिलियन का नुकसान हो चुका है प्रेजेंटली। और यहां पे उन्होंने बोला था कि 6 से 8 हफ्ते के अंदर युद्ध खत्म कर दूंगा, खत्म किया उन्होंने। युद्ध 6 से 8 हफ्ते अपना टारगेट अचीव किया। 47 साल से जिसकी कोई अमेरिकी प्रेसिडेंट हिमाकत नहीं कर पा रहा था, उसको एक दिन के पहले स्ट्राइक में मार के 40 कमांडर के साथ जंग इजाजत कर दिया। लगभग 1,25,000 इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने अटैक किया है। कोई औद्योगिक इकाई नहीं बची है जिस पर उन्होंने थोड़ा नहीं, बस गैस और पेट्रोल को छोड़ के। नेवी, एयरफोर्स आज भी उनकी एयरक्राफ्ट जाके घूम के चले जाते हैं, ईरान कुछ नहीं कर पाता, चाहे वो रसिया का सपोर्ट हो, चाहे अमेरिका का सपोर्ट, चाइना को, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीजों को हमको ध्यान देखना पड़ेगा। डाटा कुछ मैं देना चाहूंगा आपको। 1,80,000 लोगों ने देश छोड़ा है फरवरी के बाद। उसमें मिडिल क्लास, पढ़े लिखे, डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसे लोग छोड़े हैं। और तो इस समय आपको लगता है फ्यूचर में कभी ऐसे एक टेबल पर आकर डोनाल्ड ट्रंप हो या उनके नुमाइंदे हो, उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, ईरान आएगा और बैठ के बात करेगा कि खत्म कर दीजिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे? जी रितु जी, आया है। 47 साल में पहली बार ईरान ने बात की है वाइस प्रेसिडेंट। बात करना एक अलग बात, पहले तो बात ही हो जाए, और दूसरा बात इस पर हो जाए कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हम रोक देंगे।
न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक नहीं देंगे, और रुक चुका है। ये तो केवल एक ट्रम्प का बहाना है कि हम नहीं बनाने देंगे। जैसे इराक के लिए था कि हम आपको WMD नहीं रखने देंगे, और उसके वजह से उसी के नेपथ्य में, पर्दे के पीछे इराक को पीटा गया। ये केवल एक न्यूक्लियर का एक बहाना है। उसी के बहाने हॉर्मुज को कंट्रोल करना अमेरिका की रिक्वायरमेंट है मागा के फुलफिल करने के लिए। वो अगर ईरान बहुत सारी चीजों में सहमत भी हो जाएगा तो भी अमेरिका कोई न कोई बहाना करके हॉर्मुज को ब्लॉक करेगा। ईरान के पास उसको रास्ता इस बचता तो है, ईरान के पास रास्ता बचता तो है। कुर्दों को इस्तेमाल करिए। आप अभी ग्राउंड पर BOGs के जिक्र होता है, कई दफा दीवान सर बता चुके हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड इतना आसान थोड़ी है। वो अमेरिका के लिए भी तो इक्वली चैलेंज्ड है ना। एक्चुअली अगर हम बिना बूट्स ऑन ग्राउंड के ही अगर अचीव कर ले स्ट्रेटेजिक पॉइंट को, तो हम काहे को जाएंगे हम बूट ऑफ ग्राउंड करने के लिए। अगर हम उसकी इकोनॉमी में 450 मिलियन डॉलर का डेली ब्लॉकेड करके नुकसान कर रहे हैं पर डे का, तो हम क्यों अपने सैनिक को मारने के लिए भेजे वहां पे। वेनेजुएला में क्या हुआ, उन्होंने कोई सैनिक तो मारा नहीं, उन्होंने अपना काम कर लिया। तो कोई जरूरी नहीं कि हम वहां पे सेना भेजें और मराठा का और मुगलों का युद्ध हो तभी माना जाएगा। जब जमीन पर धरती पर लड़ाई हो सकती है तो फिर why to go in this cyber और hybrid warfare? इस जमाने में इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में घुसना ही क्यों है। आप कह रहे हैं बूट पे आकर लड़िए, सीधे तौर पर जमीन पर आइए और जमीन पर एक जो जंग है वो छेड़ी जाए। एक बड़ी खबर उसके बाद आ रही है यूके देवनाथ सर। हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की चेतावनी। हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सीधे अलर्ट किया है, चेतावनी दिया ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी। आप लीजिए कि आप ऑल्टरनेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको वही रास्ता चुनना होगा जो ईरान अपने आप, अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से आपको बता रहा है, डिसाइड करके दे रहा है कि आपको इधर से अपना पाथवे चूज करना है। यूके देवनाथ सर, ये तो फिर मुझे उस पर भी सवाल पूछने के लिए विवश कर रहा है कि आप उस सैंक्शंस के लिए भी जिक्र कीजिए। फिर तो आप रास्ता भी बता के देंगे, आप ये भी बताएंगे कि आपको कितनी दूरी तक रखना है, आप ये भी बता के देंगे कि ब्लॉकेड अमेरिका नहीं कर सकता है, आप वो तय करके देंगे पाथवे जहां से एक जहाज गुजर पाए। सैंक्शंस क्या है अभी फिलहाल के सिनारियो में, वर्तमान दौर में सैंक्शंस एग्जिस्ट भी करते हैं, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा, क्योंकि सैंक्शंस का मतलब ही क्या है जब वहां से आप फ्री ट्रेड कर पा रहे हैं चाइना के साथ, रूस के साथ। यूके देवनाथ सर, अब अमेरिका ने बहुत ईरान के ऊपर दबाव अमेरिका ने बहुत ज्यादा डाला हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान के जो 9 बंदरगाह हैं उनकी नाकेबंदी की हुई है। कोई भी जहाज ईरान के 9 बंदरगाह से निकलकर दुनिया के दूसरे देशों की तरफ नहीं जा पा रहा है। हाँ। इसी तरह से अमेरिका की नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के बाहर जो ओमान की खाड़ी वाला जो एरिया है, हाँ, वहां पर उन्होंने नाकेबंदी की हुई है। तो दुनिया भर से कोई भी पानी का जहाज जब आता है, अगर वो ईरान की तरफ जा रहा है तो अमेरिका की नेवी उनको वापस भेज रही है। अमेरिका की नेवी अब तक 51 शिप्स को ओमान की खाड़ी से वापस भेज चुकी है। यह कह कि अगर वो जा रहे हैं कि दबा के हमारे जहाज निकल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम लोग तो निकाल ले जा रहे हैं अपने जहाजों को। ईरान इक्का दुक्का जहाजों को निकालने में सक्षम हो गया है। ये तो समुंदर है, तो रात के अंधेरे में जब ईरानियन शिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल के ओमान की खाड़ी की तरफ स्पीड बढ़ा के जाते हैं, तो क्योंकि समुंदर है, बहुत विशाल काय है, तो इक्का दुक्का जहाज निकल जाएंगे। लेकिन मोटा मोटी ईरान के जो शिप्स हैं या दूसरे देशों के शिप्स जो कि ईरान के बंदरगाह से कच्चा तेल लोड करके खड़े हैं, अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकलकर अरब सागर की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो अमेरिका की नेवी उनको रोक रही है। तो ईरान जो है वो जानता है उसके पास एयरफोर्स बची नहीं है, नेवी बची नहीं है, उसकी आर्मी भी बहुत कमजोर है। तो ऐसी हालत में एक ही तरीका है जिससे ईरान अपनी बातों को मनवा सकता है, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दे। तो जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज है ईरान से लेके ओमान के बीच में 32 किलोमीटर की चौड़ाई है। ईरान ने इस 32 किलोमीटर की चौड़ाई को रोकने के लिए बंदर अब्बास के उत्तर में और चौहार के उत्तर में जो लेकर प्रश्न हो जाएगा सर, ओमान भी तो फिर गेम चेंजर ही होगा ना। अब ओमान जिसका समर्थन करेगा, जिसके साथ रहेगा, उसकी तो बल्ले बल्ले है। अब एक सवाल इराक से एक खबर आ रही है, उसके बाद दीवान सर से पूछूंगी मैं। इराक पर शाहेद ड्रोन से हमला हुआ है, कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से प्रहार किया गया। ईरानी प्रॉक्सीज ने यह अटैक किया है और बाकायदे
यहाँ प्रॉक्सी वॉर को लेकर, एलआई वॉर को लेकर जो तस्वीर थी वो देखने को मिल रही है। इलाका है कुर्दिस्तान का और यहाँ से ड्रोन से बाकायदे एक के बाद एक प्रहार किया गया है। एक रिएक्शन इस पर दीवान सर का। दीवान सर, अभी तो कंफ्यूजन को लेकर जिक्र हो रहा था, लेकिन अब ऐसा मुझे समझ आता है कि अभी ईरान डेलिबरेटली चाहता है कि वो ग्रे जोन टैक्टिक्स ही यूज करता रहे, वो फुल वॉर ट्रिगर ही नहीं करना चाहता। एम आई करेक्ट? बिल्कुल रितु जी, ये कंट्रोल्ड वॉर चलता रहेगा 15 मई तक भी, 15 मई के बाद भी, जब तक सुलह नहीं होती। और ईरान इसमें बढ़ चढ़ के कदम उठा रहा है। मुझे समझ नहीं आता इसको हम कैसे कह दें। आदरणीय डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि अमेरिका जीत रहा है। अपने देशों को, अपने मिसाइल बेसों को, अपनी 5 बिलियन की रडार को कतार में और दुनिया भर में जो उनके जीसीसी कंट्री में, उनको नहीं बचा पा रहा है। क्या साख रह जाएगी अमेरिका की कि आपको हमने पेट्रोल डॉलर भी माना, आपको बेसिस दिए, कुछ आप कर नहीं पाए। ईरान जो है बढ़ चढ़ के आगे से आगे कदम उठा रहा है। तो ये हारी हुई पार्टी की एक्शन ऐसे तो नहीं होती मेरे ख्याल में। और जो नुकसान बराबर हुआ है, तो तभी वो $250 बिलियन मांग रहा है ईरान, क्योंकि हमको 2 हर्जाना जो आपने अटैक किया है। पर मादा ये है कि झुकने वाले नहीं है। और मादा ये है कि आप देखना मैं आपको छोटी सी बात और बता दूं, दुनिया देख रही है इस चीज को। जो ट्रंप ट्रुथ सोशल, उनका ना ट्रुथ सोशल है ना उनका, मैडम, ट्रुथ सोशल, अनट्रुथ सोशल, उसको अनट्रुथ सोशल कहना चाहिए। सुबह कहते हैं हम बंद कर रहे हैं, फिर फ्राइडे को खोल देते हैं। तो क्या मालूम है आपको, उनके जो साथी हैं, वो उनका जो बेटा है कुशनर जो है, उनका सन इन लॉ, वो ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वहां से ड्रोन सप्लाई हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज को। और जो पेट्रोलियम में, शेयर मार्केट में, जिसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, ऑर्डर आने वाला है तो ऑयल फ्यूचर्स माने, मैं अभी मुझे पता है ऑयल का प्राइस गिरेगा तो मैं अभी अपना होल्डिंग सेल कर देता हूं, पेपर होल्डिंग होती है, फिर मैं बाई करूंगा कल को जाके, या रिवर्स। फिर क्वेश्चन ये कि क्या ट्रंप गैम्बल खेल रहे हैं, इधर अ बिग विक्ट्री और अ ग्रेट लॉस? पैसा और ये इनसाइडर ट्रेडिंग, मैं आपको बता दूं, वॉर 60 डेज के बाद कर रहे हैं, उस पे तो शायद इतना मुश्किल है उनको इम्पीचमेंट करना, अभियोग लाना ज्यादा मुश्किल है। पर ये फाइनेंशियल फिगर्स के क्या टाइमिंग द सिंक्रोनाइजेशन, आप अनाउंसमेंट करते हैं और इतना आपके शेयर मार्केट में फायदा हुआ आपकी कंपनी को, इस पे तो अभियोग चल सकता है और चलेगा, तो सब ट्रैक हो रहा है। तो ये क्या पैसा बनाने के लिए आप डिसीजन लेने वाले हैं, आप अनाउंसमेंट कर देते हैं और फिर तो ये क्या कम है हार अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए, कि राष्ट्रपति पकड़ा जाए और इस पे पकड़ा जाएगा। और बात तो एप्स्टीन फाइल का पक्का नहीं है, एआई से बना हुआ है, पर ये तो क्लियर कट है। अभी आप वॉर को ऐसे मैनेज कर रहे हैं कि पैसा जेब में भर रहे हैं आप, तो ये तो कंट्री, यू कांट यूज कंट्री के इस टाइम इनसाइड। आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हैं, वो एक बिजनेस क्लास के व्यक्ति हैं, वो अपना फायदा, अपना प्रॉफिट नहीं, इलीगल है ये इनसाइडर ट्रेडिंग, इलीगल। मैं टीसीएस में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, टॉप 50-60 एग्जीक्यूटिव्स को बारिंग होता है कि आप जो है आप खरीदेंगे नहीं शेयर मार्केट में ये चीजें। तो गैम्बल है कि नहीं है ये? गैम्बल है ही, गैम्बल क्या चोरी है जी, ये इलीगल काम है, गैम्बल तो है ही, ये चोरी है। और इसको जो आपके डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन भी, जब कल को अभियोग चलेगा इस पर पकड़े जाएंगे वो, क्योंकि इसमें तो पूरा प्रूफ है भाई, ये अनाउंसमेंट हुई, उसमें आपने इतने पैसे बनाए, उसके कनेक्शन है उसका। वो अमेरिका में सिस्टम बहुत कड़क है, गैम्बल तो कर ही रहे। मतलब ये उनको अपना ही काम करना है। मागा तो मैं समझता नहीं, मागा उनके मन में चीज है, उनका तो है मेक ट्रम्प ग्रेट अगेन, MTGA, मैं हर जगह पहुंच जाऊं। वो कल आप देखा, वो शर्म आ रही थी, वो किंग आए वहां के यूके के, उनको हाथ में, उनको पीछे कर दिया है, खुद आगे हो गए हाथ मिलाने। क्या है यार, क्या मैं समझता हूँ का तरीका है अमेरिका के धन। उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी क्या उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है? मुश्किल है, पर वो तो बड़ी, वो तो उनकी तो गेंडे वाला स्किन है, कोई चिंता नहीं उसको। तो वही क्या कर रहे हैं, क्वीन पीछे खड़ी है, वो यूके गेस्ट आया हुआ है, आगे घुस गए हाथ मिलाने, हाथ है भाई। तो ये नहीं, ये बिग पॉइंट नहीं है, पर आप क्या अचीव किया आपने। आप उसको पूछा पीट हेगसेथ को, सीनेट के जो सीनेटर ने, अच्छा आप गए थे तब तो बंद नहीं था, उन्होंने बंद कर दिया आपके करने पे हॉर्मुज, और फिर आपने उसको बंद कर दिया। अब दोनों लगे हुए, मुझे बताओ, अगर मेरा शिप जाना है, मैं कहूँ मुझे ईरान अलाउ कर देगा तो अमेरिका गोली मार देगा,
अमेरिका अलाउ कर देगा तो ईरान गोली मार देगा। कौन सी हॉर्मोज में शिप जाएगी भाई? हाँ। बताइए किससे बात करें हम? नहीं फिर एक सवाल इससे जुड़ता हुआ मैं आपसे जानना चाहूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर, इराक के सुलेमानिया में हमला हुआ है और इसको लेकर जानकारी मिल रही है ईरानी प्रॉक्सीज ने अटैक किया, बाकायदे ईरानी विरोधी गुटों ने यहाँ पर टारगेट लॉक किया है और ईरानी विरोधी गुटों को यहाँ सीधे तौर पर टारगेट लॉक करते हुए उन पर अटैक किया गया। ईरानी प्रॉक्सीज ने अटैक किया है और स्पेशली यहाँ अब एक तरह से काउंटर अटैक्स और डिफेंसिव मोड का एक तरह से पूरी तरीके से देखा जाए तो ग्राउंड एक तैयार हो रहा है। इराक के सुलेमानिया में यह हमला हुआ है, ईरान विरोधी गुटों को टारगेट किया गया है। अब दीवान सर, मैं आपसे समझ रही थी कि अभी अमेरिका की टैक्टिक्स है क्या, लेकिन इस बीच ईरान भी कोई कम नहीं है। इराक पर आप अटैक कर रहे हैं बैक टू बैक, यूएई पर आप अटैक कर रहे हैं बैक टू बैक, और आप ये दिखा रहे हैं दुनिया को कि ये सीज फायर ब्रेक डाउन जो है वो अमेरिका कर रहा है। एंड प्लस टू एडेड टू दिस हिजबुल्ला, हूती, इराकी मिलिटेंट्स, अब ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर बन गए हैं। ये एड ऑन कर रहे हैं और ज्यादा एस्केलेट कर रहे हैं। बाबल, अगर कल को बाबल मांडेव बंद कर दिया, क्योंकि अगर वॉर चलता रहा, ईरान को दुख बहुत कष्ट हो रहा है, वॉर अमेरिका लॉस हो रहा है, वो अपने प्रॉक्सी को देखिए, ईरान में प्रॉक्सी को एक्टिवेट करके जो अंदर देखिए, लेबनान में क्या है, गवर्नमेंट अलग है, हिजबुल्ला अलग है, दूसरे आपस में लड़ते हैं। ईरान में भी गुट है, प्रो ईरान एंटी ईरान, प्रॉक्सी तो प्रो ईरान है, उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये क्या सुलझाना है? आप इतनी बड़ी पावर है भाई अमेरिका, क्या चीज आपने गल्फ को फ्लेम में डाल दिया, ये कैसे मांगा बनेगा भाई? ये तो आप क्या अचीव कर रहे हैं? कोई आपकी साख खत्म हो गई। अच्छा, वो यूएई उससे निकल गया, ओपेक से, वो यूआर में डील करने को तैयार है, डॉलर पे हिट हो रहा है। अरे तो एडीएनओसी का जो जिक्र आया था कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी वो चाहती है कि सीधे जो पैरामीटर्स अभी रखी जा रहे थे, जो पार्टनरशिप थी, जो उसकी कंडीशंस थे, वो बदले, तो वी आर टेकिंग अ स्टेप बैक। अभी अबू धाबी ने तस्वीर दिखाई, उसके बाद यूएई तो ओपेक से बाहर ही निकल गया। अब ये पूरी फ्लैगशिप क्या बन रही है सर? स्टेक होल्डर्स चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं, अमेरिका की साख खट रही है। इस स्कर्मिश के बाद 3 महीने तीसरा महीना चल रहा है, अमेरिका के दबदबा जो है गल्फ में कम हो रहा है और अमेरिका कुछ एक्शन ले नहीं पा रहा है। एक मिलिट्री पावर नहीं, बात वही है। देखिए, मैं आपको बताऊं मैडम, जो रूस ने किया, हम कहते थे, मैं भी कहा उन लोगों में कि हफ्ते में 2 दिन में 15 दिन में रूस तो खत्म कर देगा यूक्रेन को, 3 साल हो गए। ऐसे अमेरिका फंस गया है। और अमेरिका, ट्रम्प कहता है, ट्रम्प ने कहा है खुल के, लॉन्ग रेंज वॉर, लॉन्ग टर्म वॉर में हम फंसना नहीं चाहते, पर वही हो रहा है। चाहते नहीं है, अगला आदमी कोई बेवकूफ नहीं है, 1000 लोग आ जाते हैं। जो सिंदूर बंद कर दिया ट्रम्प के कहने पे, कई पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं, अरे सिंदूर बढ़ जाता। इसी बात के साथ मैं जोड़ना चाहूंगी, एक सवाल भी पूछूंगी, एक बड़ी खबर, उसके बाद आ रही हूँ। अगर डीके गुप्ता सर मेरे साथ कनेक्ट है, अगर आवाज मिल रही है, उनके पास भी जाएंगे। यूएई पर ईरान का दूसरी बार हमला हुआ है और ये सबसे दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। ये दिखा रहा है कि यूएई में हर बार वो बमबारी का सिलसिला दिखा रहा है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट है। यूएई के विदेश मंत्रालय का दावा कि ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है। अब सिर्फ और सिर्फ यूएई टारगेट क्यों है? और जैसा कि अभी ओपीएस सिंदूर का जिक्र दीवान सर ने किया, डीके गुप्ता जी मुझे जरा समझाइएगा। एक बॉलीवुड का बहुत फेमस डायलॉग है, मैं कौन मैं खामखा। पाकिस्तान में वही खामखा जैसे इस वक्त दिख रहा है मुझे। रितु जी, देखिए, एक तो यूएई का अगर हम बात करें तो यूएई एक ऐसा जगह है जो 746 किलोमीटर की उसकी पाइपलाइन आती है और बिना हॉर्मुज के भी सप्लाई कर सकता है। और हाँ, ठीक है, उसकी जरा सा इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में कर सकता है। और इसीलिए यूएई और सऊदी अरबिया दो हमेशा कट्टर दुश्मन रहे हैं ईरान के। वो अगर वार चले न चले, उनसे उनकी तल्खियां हमेशा रहती हैं। और यूएई इसको रोगू टेररिज्म कंट्री बोलता है, ईरान को टेररिज्म स्पॉन्सरिंग कंट्री बोलता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो 2 हफ्ता पहले भी वहां के विदेश मंत्री यूएई के बोले थे कि जो ईरान है एक आतंकवादी देश है जो कि हम लोगों को परेशान करता है। तो वहां पे, और बीच में ये भी खबर आई थी कि यूएई अटैक भी कर सकता है, पार्टिसिपेट भी कर सकता है वार में। $8.6 बिलियन का अभी उनको हथियार सप्लाई किया गया इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट की कंट्रीज को। $23 बिलियन का पहले सप्लाई हुआ था।
और वो जो फर्जुल्ला जो उनका पोर्ट है, वहां से ऑयल बिना हॉर्मुज को क्रॉस किए ही आ सकता है, मतलब वहां से हॉर्मुज में एंटर करने की जरूरत नहीं है। तो ईरान जो है रिएक्ट कर रहा है। देखिए, आप रिएक्ट करेंगे तो हारेंगे। आज मैं वही बता रहा था, आपको डाटा बता रहा था कि आज मीट और खाने की इन्फ्लेशन 140 चली गई है। भारत में अभी 4.2 है। 6 पॉइंट जाता तो आरबीआई उसको रेड फ्लैग कर देता है कि अब भारत के अंदर महंगाई बढ़ने लगी है। $130 बिलियन अभी ईरान के अंदर। सोचिए कि अभी तक ईरान से कोई समाचार दुनिया को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो केवल उनकी अपनी स्टेट स्पॉन्सर्ड मीडिया ही खबर दे रही है। जब वहां पे फ्री मीडिया अगर देने लगेगी तो अपोजिशन भी उनके खिलाफ लगेगा बोलने, तो क्या क्या चीजें बाहर आएंगी। जैसा मैं पढ़ पा रहा हूं कि 2 लाख लोगों ने जो है 20 लाख लोगों का रोजगार गया है इस 3 महीना के अंदर। उनके लिए काम ही नहीं है ईरान के अंदर बचा है। भाई फैक्ट्री मार दी गई है, ईरान के अंदर काम बचा है नहीं बचा, लेकिन उसका सवाल मेरा यूएई से कनेक्ट करता है। ईरान में कुछ बचा हो नहीं बचा हो, सब खंडहर में बेशक तब्दील हो गया हो, लेकिन ये ओरिएंटेशन भी तो खुद ही उसने प्रेजेंट किया है ना। ये खुद ही से आपने शुरुआत की है। डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल का जो आपने तमगा लेकर घूम रहे थे वहां पर, आईआरजीसी की सेना और जो लीडरशिप थी इस बात को पुरजोर तरीके से रखती थी। अब ये हो रहा है तो फिर खुद को सिंपैथिक वेव में लेकर विक्टिमाइज करके खुद को आगे सही बताने का एक तरीका, ये बहुत कैजुअल लग रहा है। एक सवाल दीवान सर से मेरा। दीवान सर, ये अभी हम देख रहे हैं कि अपने आप को विक्टिम बताते बताते डिफेंसिव मोड से ऑफेंसिव मोड की ओर बढ़ रहे हैं। अभी यूएई पर हमले हो, इराक पर हमले हो, हिजबुल्लाह को एक्टिव करना हो, हुतीज को एक्टिव करना हो, ये तो ईरान ही प्लांट कर रहा है ना। देन व्हाई इज दिस सिंपैथी विद ईरान? दुनिया क्यों ईरान के लिए बात कर रही है? फिर एक ही बात है, ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है, अप्रोच क्या है? बोलना कम, काम ज्यादा करना। अमेरिका की अलग रिवर्स स्ट्रेटेजी है। क्यों कर रहा है ये काम ईरान? क्यों भाई, ईरान के पास जस्टिफिकेशन है। आप कई हजारों मील से आके हम पे अटैक किया, हमारे अयतुल्ला को मार दिया आपने, हमारे टॉप लीडर को मार दिया, 40 लीडर को मार दिया। क्या औचित्य है आपका? हम छोड़ेंगे नहीं आपको। हम आपके जो पिट्ठू हैं यूएई, सऊदी, उनको भी तकलीफ देंगे, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन देंगे, मिलिट्री। हम कहते हैं आर्मी खत्म हो गई, 6 लाख तो आर्मी है उनके पास, अभी आई कहां है? एयरफोर्स खत्म हो गई, तो अमेरिकन एयरप्लेन्स कहां कंट्रोल कर रहे हैं? तो अमेरिका रशिया से कैसे असला आ रहा है और मिसाइल कैसे लॉन्च हो रही है और रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो ईरान का तो डिफेंसिव से ऑफेंसिव, हम समझते हैं ईरान कमजोर है, हम समझते हैं ईरान डिफेंसिव से ऑफेंसिव आ गया है। तो भाई एक पुरानी कहावत है ना दीवान सर, वो पुरानी कहावत के साथ जोड़ देते हैं। वो कहा जाता है कि जो ऑपरेसिव होता है वो ऑपरेशन झेल रहा है, एंड ईरान वही पिक्चर दिखा रहा था अभी तक। बेशक से अंदर खाने से उसने अपनी पूरी मिलिट्री, अपनी पूरी मिसाइल सिटी रेडी कर रखी हो, लेकिन बाहर में किताब के बाहर की जो कवर चढ़ा होता है वही पूरी पिक्चर दिखाता है। वो बताता है कि बुक कितनी सुंदर होगी, कितना अच्छा कंटेंट होगा। अब वो वही दिखा रहा है ना, बाहर की तरफ से तो विक्टिमाइज्ड है। अब एक बड़ी खबर, उसके बाद दीवान सर इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। बड़ी जानकारी ये है कि यूएई हमले पर ईरानी अधिकारी का बयान आया। लीजिए, ईरानी अधिकारी का कहना है कि ईरानी अधिकारी की तरफ से ये कहा गया कि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान है ही नहीं, दुश्मनों से सावधान रहे, यूएस यूएई किसी की बहकावे में ना आए। दीवान सर, ये बहकावा शब्द बहुत यूज हो रहा है कि इग्नोर कीजिए अगर आपको कोई बरगलाने की कोशिश कर रहा है तो। अब यूएस को कौन बरगलाएगा? पाकिस्तान की इतनी हिमाकत है नहीं। अब इस्लामिक कंट्रीज में देख लीजिए, वहां पर कौन बरगलाएगा? या ये खुद अमेरिका ही बरगला रहा है? नहीं, बरगलाने का मतलब ये है भाई तुम हमारे पड़ोसी हो, तुम्हारे साथ हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हाँ, अगर तुम्हारा फुजैरा पोर्ट और वहां लॉजिस्टिक सपोर्ट अमेरिकन वॉरशिप्स को दोगे, अमेरिकन अटैक को सपोर्ट करोगे। मैं आपको पहले ही बता रहा था, मैं एक्स नेवल ऑफिसर हूं, तो शिप्स को चलने के लिए हर चीज का सपोर्ट चाहिए। रीलोडिंग ऑफ आर्मामेंट, रिपेयर का भी होता है। शिप के ऊपर फ्रेश वाटर भी नहीं होता पीने का, वो बनाना पड़ता है। वाटर और खाने पीने का सामान, ये सपोर्ट फुजैरा दे रहा है और ओमान का सलाला दे रहा है। तो तुम सपोर्ट करोगे तो मार खाओगे। चोरी का माल पकड़ा गया, चोरी का, तुम उनके साथ क्यों साथी बन रहे हो? तो ये कर रहा है ईरान अभी ऐसा। तो और दूसरी बात, जब कर पा रहा है तो उनके पास दमकम है तो कर रहे हैं। तो वो बात आप,
हम छेड़ेंगे नहीं, पर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हर चीज करेंगे। वो भला मैं स्टेटमेंट सुन रहा था लीडर की, हमने एक स्ट्रेटजी निकाली है नहीं नहीं, to सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और दिलचस्प, आई गेस ये पन में ना चेंज हो जाए डिस्कशन, लेकिन स्टिल मैं यहाँ पे इसका जिक्र करना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप जो रेसलर्स को सलाह देते हैं कि वो मॉडलिंग कर लें, वो सलाह देते हैं अलग अलग चीज़ों को लेकर। वो बताते हैं खुद को एक बंदूक के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट करके कि मैं सेवियर और मैं ही जो हूँ सो हूँ। लेकिन अभी तस्वीर एक दिखाई गई, एक मैं अगर प्रेजेंट करूँ, इसमें नो ऑफेंस टू ट्रंप, बट स्टिल भारत में क्या हो रहा है, यहाँ की राजनीति में क्या हो रहा है, उससे अभी वॉर इंपॉर्टेंट है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप हैज टाइम टू पोस्ट फॉर बंगाल इलेक्शंस। क्या कांग्रेचुलेट किया उन्होंने मोदी जी को कि आपकी जीत ऐतिहासिक है जंग के इस मुहाने पर। नहीं 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 रितु जी, ये तो अच्छी बात है। एक बैलेंस प्रेसिडेंट जो है, उसने खाली वॉर हो गया तो सब बंद हो गया, दुनिया से रिश्ते खत्म हो गए, तो बड़ा बैलेंस तरीका। अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए कह रही हूँ। नहीं, मैं क्षमा करें, ये तो मैच्योर्ड बिहेवियर है। भाई हमारा वॉर हो, कुछ हो, आपके यहाँ मौत हो गई, आपके यहाँ जीत हो गई, आपके यहाँ नया बर्थ हो गया, हम आपको याद करते, फिर भी हम डिफिकल्टी में हैं, हम तो अपने मगन है अपनी बातों में। तो ये तो दिखाता मेरे पास बैंडविड्थ है हर चीज करने की, ये तो वर्ड पावर का तरीका है। आपने भी टैरिफ लगा के परेशान करने की कोशिश की थी। करेक्ट। वो तो ट्रंप अगर कह दे मोदी इज माय फ्रेंड, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होने वाली है। ये तो है ही। पर अभी बात यह है कि इन बातों को मतलब, इन ट्रंप का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। वो ईरान के पास जा रहा है, तो चाइना के पास जा रहा है, चाइना को बताना चाहता है, चाइना को, भाई तुम ठीक से बिहेव करना, भारत क्वाड में भी है, भारत हमारा दोस्त है, भारत से बड़े अच्छे रिश्ते हैं, वो तुमको तकलीफ करेगा। फैक्ट है, यूएस से जो है चीन की लाइन छोटी नहीं कर सकता है बिना भारत को साथ में लिए। जैसे 1990 में यूएसएसआर टूटा तो चीन से सपोर्ट लेके फिर यूएसएसआर को तोड़ दिया अमेरिका ने। अभी चीन से उसने लोहा लेना है अमेरिका ने, विदाउट इंडिया इतनी बड़ी कंट्री को के बगैर नहीं कर सकता। हालांकि बोलने में कभी ऊपर कभी नीचे करता है, तो ये बोलने के तरीके। इजरायली ऑपरेशन का मैं यहाँ पे करना चाहूंगी। एक ऑपरेशन थंडर बोल्ट को लेकर बात हुई थी, जब युगांडा में एरोप्लेन हाईजैक हुआ, वहां पर इजराइल ने किस तरीके से एक अलग सा ऑपरेशन, एक बहुत उम्दा प्रदर्शन करते हुए उनकी जो मिलिट्री है वो पहुंची वहां पर, सारे एयरक्राफ्ट्स को पूरी तरीके से खत्म किया, वहां से अपने सिविलियंस को बचाकर वापस ले गए। उसके बावजूद भी किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन एक ऐसे जगह पर जहां पर खुद गवर्नमेंट एंटी आपके जो फीलिंग्स है, जो सेंटिमेंट्स है वो लेकर बैठी हुई है, वो पाले बैठी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी युगांडा में वो सक्सेसफुल हो गया। अब ईरान में नहीं हो पा रहा है, क्यों सर? नहीं, ईरान के बताओ, मैं तो इंडियन नेवी में हमारे साथ कई ट्रेनिंग करने ईरान के ऑफिसर्स भी आते थे। कई सालों से, 40 सालों से अमेरिका ईरान को दबा रहा है, उन पे सैंक्शंस हैं। ये 140% जो हो गया है इन्फ्लेशन, अभी नहीं हुआ है, बहुत हाई इन्फ्लेशन तो सैंक्शन की वजह से। तो सारे ईरानी A to Z, एक आध कुछ परसेंट मिनिमल छोड़, दे हेट अमेरिका। दे हेट अमेरिका, और अमेरिका बम्बार्डमेंट कर रहा है, 160 बच्चियां मार दी। वो कहते हैं देखो हम तो पहले इकट्ठे तो, हम तो देश हमारा, फिर हम लड़ेंगे अपने हुक्मरान के साथ। अमेरिका, व्हाई डू यू एक्सपेक्ट द अदर वे? जी, अगर ईरानी अमेरिका को हेट करते हैं तो एक्सपेक्ट क्यों कर रहे हैं कि अमेरिकन थोड़ी सी भी नरमी रखेंगे? वो तो नहीं रख, वो तो एक्सपेक्ट नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। नहीं, मैं आप कह रहे हैं ना कि जो आवाम है ईरान में हुक्मरान से तंग है, हाँ। उसके बावजूद कैसे काम चल, ईरान कैसे खड़ा है? वो आवाम तंग है ईरान से किससे? अमेरिका से, अपने हुक्मरान से भी, पर अमेरिका से भी। पहले तो घर के साथ तो इकट्ठे रहो, वो लड़ाई खत्म हो जाएगी, फिर आपस की लड़ाई हुक्मरान के साथ, आवाम के साथ लड़ाई हम बाद में देखेंगे। अभी तो कंट्री के एग्जिस्टेंस का सवाल है, इसलिए कट्टे हैं। पैदा हो गया है अटैक से, 28 फरवरी के अटैक से, जो एंटी फीलिंग थी। आपको ऐसा नहीं लगता सर, ये सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी, एक बहुत ही ज्यादा अलग सी, अटपटी सी, अनचाही सी एक साइलेंस डोनाल्ड ट्रंप की साइलेंस इस पर्सपेक्टिव पर कि कहीं ये अग्रेसिव ना हो जाए, एसिमेट्रिक वॉर। शायद फंस गए, तभी निकालना चाहते हैं वो।
मतलब वक्त इतना ही था मेरे पास। सभी मेहमान जो मेरे साथ कनेक्ट हुए अपनी कीमती राय दी, प्रतिक्रिया दी, इस सब के लिए शुक्रिया। और इस खास बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।